आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। मच्छिंद्र कांबले एक सेंसिटिव सोशल एक्टिविस्ट है जिनको मैं काफी सालों से जानता हूँ। समाज में हर कोई एक नया एक चढ़ाव आता है, उतार आता है, और जब भी समाज कोई नए इशू को लेकर आंदोलित होता है तो आंदोलित होने वाली अवस्था में समाज के ऊपर डेफिनेटली क्या परिणाम होता है या परिणाम हो सकता है, इसको लेकर मच्छिंद्र कांबले हमेशा लिखने का काम करते हैं और यही उनके लिखने की आदत के कारण लगभग 15-16 अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर इनकी किताबें आई हैं। शाहीन बाग के पहले इनका एट्रोसिटी के ऊपर एट्रोसिटी एंड आरक्षण, जब ये मराठा आंदोलन जब चल रहा था तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ काफी बड़े पैमाने पे जुड़े थे। तो ये सब्जेक्ट जब आया तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी एक किताब पब्लिश की थी, शायद उसको मेरी ही फॉरवर्ड है। तो जब भी समाज में कोई एक आंदोलित प्रक्रिया चलती है तो सेंसिटिव आदमी जो होता है, और आदमी नहीं, अगर वो एक्टिविस्ट है, आदमी और एक्टिविस्ट में फर्क है, हर आदमी एक्टिविस्ट नहीं होता है। तो ये सेंसिटिव एक्टिविस्ट जो होता है वो रेस्टलेस होता है, और रेस्टलेस लोग ये किसी भी आंदोलन की जड़ होते हैं। उनका वो रेस्टलेसपन जो है वो कई माध्यमों से रिफ्लेक्ट होता है। कोई पोएट्री लिखता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई पब्लिक डिस्कोर्सेस डिलीवर करता है, कोई ड्रामेटाइज प्रेजेंटेशन करता है। एक अलग अलग फॉर्मेट होते हैं और ये फॉर्मेट इस भारतवर्ष में हमने सदियों से देखे हैं। 2 दिन पहले किसी अखबार में एक तमिलनाडु की जो एक हिस्टोरिकल लेडी है कन्नगी, जिस कन्नगी ने एक राजा के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया था, या कई बार ऐसे मामले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने आ जाते हैं। मच्छिंद्र कांबले जी को जब लगा कि ये कोई हिस्टोरिकल तो है ही नहीं, लेकिन ये करंट फिनोमेना है, लेकिन करंट फिनोमेना के कारण बहुत लंबे तक है, और करंट फिनोमेना उन्होंने कौन सा समझ लिया, तो एक एनआरसी का, एक सीएए का, ये 2-3 जो मामले चल रहे हैं इनको लेकर इनकी सेंसिटिविटी जाग उठी। अब जागने का कारण भी है। देखो, जागने के 2 कारण होते हैं। मुस्लिम समाज में जागृति आते उसका कारण रिएक्शन होता है, और दलित लोगों में जो रिएक्शन आती है उसका कारण वो अम्बेडकराइट होने का होता है। ये फर्क है। दलित में रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्ट करने के पीछे वो अम्बेडकराइट एक अम्ब्रेला होती है, जो एक आइडियोलॉजिकल बड़ा चैलेंज हमेशा सिस्टम के सामने होती है। लेकिन जब मुस्लिम रिवोल्ट करता है तो वो एक मुस्लिम आउटबर्स्ट हो जाता है, क्योंकि उसको अम्बेडकराइट अम्ब्रेला जैसा आइडियोलॉजिकल कवर नहीं मिलता, और इसलिए
उसको आइडेंटिफाई करना, टारगेट करना बहुत आसान होता है। मैं इसको हमेशा कहते आया हूं कि आप अगर सिस्टम के खिलाफ सीधे होकर नारे लगाए तो आपको जल्दी सिस्टम पकड़ेगी, लेकिन उसी नारे के साथ अगर आपने एक बाबा साहब का नारा लगाया तो पकड़ने वाला 100 बार सोचेगा। आप मुस्लिम धीरे धीरे बनने लगे, ये अच्छी बात है, ये वेलकम साहब है। मुस्लिम ही क्या, आजकल नक्सलाइट भी बनने लगे हैं। वो कौन से भी नारे लगा दे, लेकिन उसके साथ अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर का एक नारा लगा दे तो पकड़ने वाला 100 बार सोचता है। इसका कारण ये है देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर ना अभी वो व्यक्ति है, वही खुद एक आंदोलन है। ना वो किसी समाज की वो बकौती नहीं समझते हम लोग, ना मोनोपोली समझते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये शख्सियत, ये समूचे शोषित, एक्सप्लॉइटेड, परसिक्यूटेड लोगों का एक आंदोलन का नाम है। और इसका जिसको भी कवर मिला है उसके खिलाफ आसानी से हाथ डालना मुमकिन नहीं है, चाहे हुक्मरान कितना भी ताकतवर हो। लेकिन जिसको ये कवर नहीं है वो बेचारा आसानी से पकड़ा जाता, उसको पकड़ना छोड़िए। दुश्मन की एक टेक्निक होती है कि आपको नहीं पकड़े, आपको खुले छोड़ दे, लेकिन समाज के नजर में इतनी बुरी तरह से गिरा दे कि आप किसी डिग्निफाइड लाइफ के लायक नहीं रहोगे। और यह एक बड़ी घिनौनी टेक्निक है, ये टेक्निक है, ये टेक्निक को बहुत से लोग नहीं समझते। ये जब शाहीन बाग का आंदोलन चला तो मैं खुद नांदेड़ में शाहीन बाग में शामिल था, 2 दिन गया था, नागपुर में 2 दिन था, 1 दिन शायद परबड़ी में था। मैंने खुद उसमें जाके शरीक हुआ है। अब सवाल यह है कि भाई ये आया कहां से, लाया क्यों? अब ठीक है, बॉर्डर वाले स्टेट की समस्या है, हम समझते हैं, हम भी देश के लीगल सिस्टम को नहीं समझते, ऐसे नहीं है। बॉर्डरिंग स्टेट पे हमेशा इमिग्रेशन का प्रॉब्लम होता है, इमिग्रेंट की समस्या होती है सारे देशों में। ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, कोई इंडिया का थोड़ा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरू में आसाम स्टेट के लिए 2011 में 11 में वो दिया था कि जब देख लो, चेक करो, क्योंकि आसाम की एक हिस्ट्री अलग है। 1971 का वहां एक एक्ट है, वहां के लोकल लोगों के ऊपर ज्यादा इमिग्रेशन लोगों को हावी नहीं होगा, लोगों के रोजगार नहीं छीनेंगे, शिक्षा नहीं जाएगी। लोकल लोगों की अपनी दिक्कतें रहती और इसलिए आसाम ने अलाउड किया था। लेकिन आसाम का एक्सटेंशन इंडिया में किसने अलाउड किया? ये तो किसी ने अभी तक अलाउड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आसाम में ही अलाउड किया था, आसाम के बाहर थोड़े सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कहा कि इसको करो, बिल्कुल नहीं। तो इसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है? अभी तक लीगल सैंक्टिटी कोई नहीं है। अभी तक सिर्फ इस विषय को लेकर सत्ता में बैठे हुए लोगों के बयानबाजी, कभी पार्लियामेंट के अंदर, कभी पार्लियामेंट के बाहर, ये बयानबाजी करके वो माहौल पैदा कर रहे हैं कि भाई आपके लिए हाल होंगे। लेकिन सिर्फ बयानबाजी भी नहीं है, उसके साथ कुछ काम भी है। जैसे ये नॉवल है ना,
मैंने रात को ट्रेन में पढ़ी आते वक्त, और आज को भी मैंने रात को 10:30 बजे ट्रेन में बैठने के बाद, कल नांदेड़ में एक फंक्शन था इसलिए मैं नांदेड़ में था, मेरे एक साथी से मैंने बाहर का फोन लिया और उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आज आप पहुंच जाओ, क्योंकि बड़े बड़े लोग गायब होने वाले हैं, मुझे पता था। और कुछ एक्टिविस्ट तो पैसे लेकर आते हैं, पैसे लिए बिना वो ना भाषण गाते हैं ना गाना गाते हैं, ये सच्चाई है। अब दोनों पागल हैं, अब जब दोनों पागल हैं तो क्या करेंगे। तो मुझे पता था, इसलिए मैंने फाद से रिक्वेस्ट की और फाद ने भी ऑन द स्पॉट तुरंत कहा कि सर मैं पहुंचता हूं, इसलिए फाद भी अपने तालियों का हकदार है। वैसे और एक साथी को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन उसने मोबाइल बंद करके रखा है, क्योंकि ऐसे विषयों पर लोग बोलना टालते हैं, पसंद नहीं करते। और ये जो किताब है जिसको जब मैंने पढ़ा तो इसकी शुरुआत ही डिटेंशन सेंटर से। अब हम महाराष्ट्र वाले लोगों को डिटेंशन सेंटर कहाँ है अभी तक पता नहीं है, तो नेरोल की बात आई उतना ही है, बाकी ज्यादा कोई पता नहीं। लेकिन देश में 10 डिटेंशन सेंटर ऑपरेशन में है अभी वर्तमान में, 10, उसमें से 6 तो आसाम में अभी है, 6 आसाम में है, और 4 जो है एक दिल्ली में है, एक राजस्थान में है, एक पंजाब में है, और एक गोवा में, मापसा में, गोवा में। ये 10 सेंटर अभी ऑपरेशनल है। अब आसाम के जो डिटेंशन सेंटर है ओके, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत तो लीगल बैकग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, लेकिन ये मापसा में क्यों बना, गोवा में, राजस्थान में क्यों बना, पंजाब में क्यों बना, दिल्ली में क्यों बना, या महाराष्ट्र में कुछ बनाने का प्लान चल रहा था, इसकी लेजिटिमेसी क्या है? लेजिटिमेसी अगर चाहिए तो आपको एक 1946 का फॉरेनर्स एक्ट है, उस फॉरेनर एक्ट के तहत आप इंडियन नहीं है, फॉरेनर हो यह साबित हो जाएगा, तब आपको डिटेंशन सेंटर जाना है। फॉरेनर एक्ट के 46 के तहत क्या आप इंडियन साबित नहीं कर पाए, इसलिए फॉरेनर है तो जाओ डिटेंशन सेंटर। अब इसमें धार्मिक मामला कहीं नहीं है, इसमें हर कोई जा सकता है जिसका सबूत नहीं है, वो मराठा भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, डीटी, एनटी, विजय, एनटी, फिर कैटेगरी नहीं देखी जाएगी कि वो ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी है। जिसके पास कागजात नहीं है, योर रेसिडेंशियल एड्रेस इज अ डिटेंशन सेंटर। अब आसाम में भी जो डिटेंशन सेंटर है उसमें ज्यादा जो है वो बांग्लादेशी है और म्यांमार के है, बर्मा के। म्यांमार के भी मुस्लिम है, क्या बोलते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम, और बांग्लादेशी तो इमिग्रेंट है। अब बांग्लादेश की इमिग्रेशन की समस्या अभी भी है, वॉर तो हुआ 71 का पाकिस्तान। अब ये देखो भारत सरकार की फेलियर है ना कि आप इमिग्रेशन को रोक नहीं पा रहे, जो आने वाले लोगों को रोक नहीं पा रहे। अब ये रोकने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गवर्नमेंट के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो ये आपका काम है। ये अगर आप नहीं रोक सकते तो ये आपकी इनकॉम्पिटेंसी का मामला है। लेकिन इसके बजाय क्या कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे जो लोग आ गए उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए। अब पिछले हफ्ते में गढ़चिरौली में था एक फंक्शन के लिए, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के हमारी ट्राइबल एक्टिविस्ट उस फंक्शन में पहुंचे और उन्होंने एक फाइल मेरे सामने रखी। उस फाइल में ये लिखा था कि बरसात के 6 महीने हमारा दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता, हम जितना है या मरे हैं, कोई देखने को नहीं आता।
ना पटवारी आता है, ना मेडिकल ऑफिसर आता है, ना वो गवर्नमेंट के जो बाबू लोग होते हैं वो आते हैं, क्योंकि बरसात के 6 महीने में हमारे किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ना रोड है ना कुछ है, ना हम गांव से बाहर निकल सकते, ना बाहर का आदमी हमारे गांव में। तो मुझे बताओ, ये डिटेंशन सेंटर नहीं है क्या? ये भी तो डिटेंशन सेंटर है। जो कोई गांव के 6 महीना लोग, अब समझ लो वहां कोई बीमार पड़ गया, किसी लेडी की डिलीवरी प्रॉब्लम में आ गई, मौत पक्की है, मौत पक्की है। अच्छा, ऐसी एक ही जगह है क्या? ये बॉम्बे से 100 किलोमीटर चले जाए हम, वाड़ा, मोखाड़ा, जवान, तलासरी, ऐसे कितनी जगह मिलेगी? ये ठाणे जिले के शाहपुर के रिमोट एरिया के कितने जिले मिलेंगे, कितने एरिया हमें मिलेंगे? सिर्फ गढ़चिरौली क्या, अमरावती जिले में मेलघाट, धारनी तालुका में क्या हमें ऐसे स्पॉट नहीं मिलेंगे? आज भी है। ये भी डिटेंशन सेंटर ही है, नाम नहीं है उसको डिटेंशन सेंटर, लेकिन जहां लोगों को कोई मोबिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इट इज एज द डिटेंशन सेंटर। अब ये डिटेंशन सेंटर गलत है, इलीगल है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई कि जब भारत देश दुनिया के सामने मानव अधिकार रक्षा की बड़ी दुहाई देता है, वी आर द बिगेस्ट सपोर्टर्स, प्रोटेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स, तो ये डिटेंशन सेंटर में जाने वाले लोगों का मानव अधिकार का मामला नहीं बनता क्या? डिटेंशन सेंटर का फंक्शनिंग जेल मैनुअल के जो रूल होते हैं उसके मुताबिक होता है, प्रिजन मैनुअल के जो रूल होते हैं उसके मुताबिक होता है। और ये डिटेंशन सेंटर में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की गारंटी नहीं होती, इसलिए लोग मर जाते हैं। ये जो 10 डिटेंशन सेंटर है इंडिया में, उसमें सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई PIL के मुताबिक 28 लोग अभी तक मरे, 28। अब एक तरफ भारत का संविधान ये गारंटी देगा कि आपकी लाइफ और लिबर्टी, और वो भी डिग्निफाइड लाइफ, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के टेस्ट के सामने ये डिटेंशन सेंटर की जो हालात है, क्या वो ह्यूमन है या इनह्यूमन है, क्या लीगल है या इलीगल है, ये एक बड़ा मामला कानूनी रूप का अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लेकिन वैसे मैंने कहा कि आसाम में ठीक है, हम समझते हैं, क्योंकि इन्फ्लक्स है बाहर के लोगों का, लोकल लोगों की डिमांड होती है, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, लैंड कम हो रही है, वाटर सप्लाई कम हो रही है, नौकरियां कम हो रही है, हमारा बचाओ, एग्री। लेकिन जब बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है, वहां NRC जैसे बूथ खड़े करने का मतलब क्या है? और उसका मतलब जो मेजॉरिटेरियन रूल इस इंडिया में मेजॉरिटेरियन नाम के बनने जा रहा है, और इंडिया में जब मेजॉरिटेरियन रूल होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर हैज मेड इट वेरी क्लियर कि इंडिया की मेजॉरिटी मतलब इट इज ऑलवेज कम्युनल मेजॉरिटी and it is never a democratic majority. ये डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी कभी नहीं होती है। अभी हमें लगता है कि पार्लियामेंट में इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, ये डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी है, लेकिन असल में वो है फॉर्मेट डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी का, लेकिन काम करती है वो कम्युनल मेजॉरिटी की। और इसीलिए NRC के माध्यम से एक देश में जो माहौल कौन सा है, इनसिक्योरिटी का, ये इनसिक्योरिटी का जो माहौल बनाया है, ताकि हर एक तबका अपने अपने सीमित दायरे में रहे, वो ज्यादा असर्टिव ना बने,
जो ज्यादा कानूनी बात के जो कुछ हथकंडे है उसको ना अपनाए, वो प्रेशर में रहे, इनसिक्योर में रहे, इसके लिए हुक्मरानों के टेक्निक बदलते हैं। अब वर्तमान हुक्मरान की टेक्निक क्यों बदल रही है, वो भी एक उसका फंडामेंटल सवाल है। और वो कारण के पीछे उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है, उनके एम्स है, टारगेट्स है, गोल्स है। और उनके गोल्स, टारगेट एमएस गोलवलकर से लेकर काफी पहले डिफाइन हो चुके हैं। दे आर वेल डिफाइंड, और वो वेल डिफाइंड गोल्स है, उसके मुताबिक सीधी बात है। कल परसों एक किसी आदमी ने कहा, मुझे लगता है एक जज ने कहा, सोशल मीडिया में आया, क्योंकि इंडिया सेक्युलर क्यों है, तो यहाँ की इतनी आबादी इसकी है, इसलिए इंडिया सेक्युलर है। इस तरह की परिभाषा जब किसी जज के मुंह से निकलती है तो समझ लेना एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन इसके पीछे काम कर रहा है। और यही आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है जो कुछ तबकों को आइसोलेट करना चाहता है, कुछ तबकों को डिमोरलाइज करना चाहता है। आइसोलेट करना, जैसे महाराष्ट्र में भी मैं हमेशा कहता हूं, महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट इज द पॉलिटिकली आइसोलेटेड कम्युनिटी, सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटी है। ठीक है, आप बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हो, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन में आपको पॉलिटिकली आइसोलेट किया जाता है, एंड अदर्स they can be consolidated in the name of Hindu Dalits। और ये स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी है, बाल ठाकरे के जमाने से स्ट्रैटेजी शुरू हुई है। इस तरह का आइसोलेशन, पॉलिटिकल आइसोलेशन, ये उनकी एक रणनीति है। और इसकी लेटेस्ट जो मिसाइल बड़ी सामने आ गई वो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, जिसमें योगी जी का ये नारा था कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव 80 बनाम 20 है, 80 वर्सेस 20 है। अब जिसका नाम आपने लिया कांशीराम साहब का, जिनके तालीम में हम लोग तैयार हुए, उन्होंने इसका पहले से ही जवाब दिया था कि सिस्टम के खिलाफ लड़ना है तो सिस्टम 15 वाली है, और सिस्टम के शिकार हम 85 है, 85 के 15 के खिलाफ लड़ना होगा तो ही हम सफल होंगे, वरना चुन चुन के गिन के मारे जाएंगे। वो एक ही आदमी है जिसने ये फाउंडेशन खोलने के बाद, बाबा साहब के बाद ये समझ लिया। लेकिन उनके बाद समझने वाले कहाँ हैं? चाहे अम्बेडकर एक नेताओं में हो, चाहे मुस्लिम नेताओं में हो, चाहे और ट्राइबल हो, या डीटीएमसी, बीजेएमसी जो भी तबका है, या इवन मार्जिनलाइज ओबीसी तबका हो, उसमें भी कहा। और ये नहीं होने के कारण ये 80 बनाम 20 या 80 बनाम 20 की थियरी लेकर एक नया माहौल खड़ा कर देते। एक नया माहौल ही नहीं, एक समय था जब, कल मैंने नांदेड़ में बताया, क्योंकि नांदेड़ में बाबा साहब की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो वर्क है उसका ट्रांसलेशन का बुक पब्लिश हुआ। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब कह रहे थे कि सारे लोगों को वोट का अधिकार देना चाहिए, तो एक सदस्य पूछता है क्या महिलाओं को भी देना चाहिए? तो बाबा साहब कहते हैं हाँ, महिलाओं को भी देना चाहिए। एक सदस्य पूछता है क्या जंगल में रहने वाले आदिवासी को देना चाहिए? तो बाबा साहब कहते हैं जरूर देना चाहिए, क्योंकि पहले वोट का अधिकार सिर्फ पढ़े लिखे लोग, प्रॉपर्टी वाले लोग, इनकम टैक्स वाले लोग, लैंडलॉर्ड, ऐसे लोगों का वोट का अधिकार था, बाकी लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब की मेहरबानी है कि हमें संविधान के माध्यम से वोट मिला, वोट का अधिकार मिला। लेकिन अब आपके वोट को हम काउंट ही नहीं करते, कोई परवाह नहीं, तुम्हें हमें वोट देंगे या नहीं देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटीजनशिप डिप्राइव करने का पहला परिणाम कौन सा होता है? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। बाकी तो है परिणाम, लेकिन तुम्हारा सबसे पहला हथियार कौन सा जाएगा
तो वोट का हथियार जाए। बाबा साहब ने अपने जिंदगी में अंग्रेजों के सामने 1919 में, जब बाबा साहब की उम्र 26 साल की, 26 साल की उम्र है बाबा साहब की, तब बाबा साहब भी नहीं थे। ही वॉज जस्ट भीमराव अंबेडकर, फर्स्ट अनटचेबल ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, उनके पास बाहर की डिग्रियां थी, कोलंबिया वगैरह, लेकिन एक अनटचेबल ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी करके 1919 में साउथ कोरियन कमीशन के सामने अंबेडकर को जब टेस्टिमनी देने के लिए बुलाया, तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोगों को खाना पीना नहीं रहा, तो भी वो सदियों से जीने के आदी है। वो जीते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता, वो मरते नहीं है, वो जीते हैं, लेकिन उनको जरूरत है तो राइट टू वोट की और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। ये दो बातें बाबा साहब की जिंदगी की पहली डिमांड रही है अंग्रेजों के पास। उन्होंने पानी नहीं मांगा, घर नहीं मांगा, स्कूल नहीं मांगा, कॉलेज नहीं मांगा, जो अक्सर आजकल के नेता लोग मांगते रहते हैं, और उसके आगे जाकर फालतू इधर आरक्षण दे दो, संरक्षण दे दो। अब ये कांग्रेस की जो शुरू से भूमिका थी राउंड टेबल बात, इसलिए मैं हमेशा अपने मुस्लिम साथियों को कहता हूं कि केडर ज्ञान करिए, लेकिन मुस्लिम साथी केडर ज्ञान के लिए तैयार ही नहीं होते। गांधी जी का यह कहना था कि ये शोषित समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, इनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। यही फर्क है। यहाँ की व्यवस्था क्या सोचती है, हम आपको इतने इतने प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन देने का मतलब है तुम हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहोगे। और बाबा साहब कहते थे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें अपना रिप्रेजेंटेशन दे दो, हम अपना हक अधिकार अपना तय करें। ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है, इसलिए ये जो एनआरसी, सीएए, एनपीआर जो मामला है कि पॉलिटिकल पावर जब तक भारत का संविधान है तो अलग अलग तरीके से इसको अपने हाथ में रखनी है। जैसे 2014 इलेक्शन, फर्स्ट टाइम भारत में कारपोरेटाइजेशन ऑफ इलेक्शन हुआ, फिर कारपोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया हुआ, और ये दोनों के परिणाम सामने आए। अब धीरे धीरे कारपोरेटाइजेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी होने जा रहा है। अब कारपोरेटाइजेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस 77 में हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई भी बड़े इंडस्ट्री की फाइल अगर कोई फैसला लेना है तो मेरे टेबल पे बाद में आती है, वो उसी इंडस्ट्रियलिस्ट के टेबल पे पहले चली आती है। ये 77 में जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था। और आप सोशल मीडिया तो ये कहता है कि भारत देश 4 लोग चलाते हैं, उसमें 2 लोग बेचते हैं, 2 लोग खरीदते हैं। अब ये कारपोरेटाइजेशन डेमोक्रेसी ने तो क्या हुआ, ये तो इससे ज्यादा हुआ। पहले लोगों के वोट चुराते थे, अब वोट नहीं चुराएंगे, तुम्हारे एमपी चुराएंगे, तुम्हारे एमएलए चुराएंगे। पैसा कहां से आएगा, कारपोरेट का पैसा आएगा, धन्ना शेठों का पैसा आएगा। और जो पैसा देगा, अब आपको मालूम है हर राजनीतिक दल का एनुअल ऑडिट है, उसमें हर पार्टी को डोनेशन मिलता है। किसको डोनेशन मिलता है, कारपोरेट का। मेरे यहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी पीछे बैठे हैं, तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। किसको मिलता है ये कारपोरेट का पैसा, ये इलेक्शन बॉन्ड का पैसा किसको मिलता है? और देखिए पिछले 14 साल से बीजेपी को मिलता है। क्यों बीजेपी को मिलता है? 90% क्यों मिलता है बीजेपी को? तो ये कारपोरेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। अब ये कारपोरेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, देखो बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब की अपेक्षा ये थी कि इंडिया की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बने, ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र बनना चाहिए। लेकिन इंडिया की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये कारपोरेट डेमोक्रेसी बननी जा रही है।
और कारपोरेट डेमोक्रेसी जब बनेगी तो फैसले कौन लेंगे? आप समझ सकते हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं सीधा। वो एक बैंक है ना, वो जो डूब गई अभी, पंजाब महाराष्ट्र ऐसी कोई बैंक है ना, वो हमारे डीपीटी वालों के पैसे फंसे उसमें, वो बैठे उसमें। अब वो देखो बैंक अब डूब गई मतलब डुबाई गई ना। जिल्हा बँका कशा डुबतात? ते जिल्ह्यातल्या राजकीय नेत्यांच्या मेहरबानीत ना कारखान्याला कर्ज घेतली भरली नाही, जिल्हा बँक डुबली। बैंक डूबते क्यों है? आम लोगों की स्मॉल सेविंग वो बेचारा बैंक में रखता है और ये लोग वो बड़े उद्योगपति को देते हैं, वो पैसा नहीं वापस करते, बैंक डूब जाता है। ये जो पंजाब महाराष्ट्र बैंक है डूब गई। आखिर में बैंक कहते हैं पैसा तुम्हारा कितना बैंक में 10 लाख है तो 10 साल के बाद मिलेगा, चलेगा? अब 10 साल के बाद 10 लाख मिलेगा। अब तब तक भी कोई गारंटी नहीं। रिजर्व बैंक कहते हैं बैंक डूबेगी तो कोई गारंटी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख मिलेगा। तो रूल है रिजर्व बैंक का कि आप कितना भी पैसा बैंक में रखो और अगर बैंक वो डूब गई या कुछ हो गया तो आपको 5 लाख मिलेगा। 50,000 जमा करने के बाद थोड़ा 5 लाख मिलेगा। 5 लाख मिलेगा। अब ये पंजाब और महाराष्ट्र बैंक डूबी, अब उनके 10 लाख है तो 10 साल के बाद आओ और आज चाहिए तो 60% मिलेगा, 40% छोड़ दो। अब कौन जाएगा बैंक में? इकोनॉमी को कंट्रोल करना ये नया तरीका है राजनीतिक व्यवस्था को कंट्रोल करने का, और इसमें पूंजीपतियों का बड़ा रोल रहता है। और जब पूंजीपति और रूलिंग क्लास इसका जब अलायंस होता है, जिसको हम अनहोली अलायंस कहते हैं, तो ये अनहोली अलायंस किसी भी देश के लिए डिजास्टर होता है, डिजास्टर होता है, जो अपने भारत वर्ष में देखने को मिलता है और जिसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर के इंस्ट्रूमेंट का कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं था, अब वो प्राइवेटाइजेशन होने लगा। डिफेंस सेक्टर में कभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, लेकिन अभी मुझे फाद को ट्रेनिंग देना है गन चलाने का, तो आ जाओ भाई, कल काम आएगा ये बंदा। इसको ध्यान में रखकर ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। अब खुले मैदान में सुबह चड्डी पहन के जाकर लाठी घुमाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो इसके बजाय 4-4, 6-6 महीने का आपको ट्रेनिंग देते, 4 साल का ट्रेनिंग देते, एम्युनिशन हैंडल करने का ट्रेनिंग देते। ये जब नीतियां बनती है तो ये बहुत खतरनाक किसी भी व्यवस्था के लिए होती है। और इसीलिए ये सारे का ध्यान में रखकर इन्होंने लिखा इसमें कि एक जो है उसका कि आपको सरकार बदलनी, सरकार गिरती है। अब जिनका नाम लिया आपने कांशीराम जी का, तो वो हमेशा कहते थे एक तो नीति बदलो, नहीं तो नीति बनाने वाली सरकार बदलो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। पॉलिसी बनाओ या पॉलिसी बनाने वाले बदलो या खुद हो जाओ, तभी रास्ता है। और ये नॉवेल नॉर्मली नॉवेल फॉर्मेट पे इतना गंभीर विषय कोई लेता नहीं, लिटरेरी एरिया में, साहित्यिक क्षेत्र में इतना गंभीर विषय कोई नॉवेल फॉर्मेट में नहीं लेता, लेकिन हमारे साथी ने नॉवेल फॉर्मेट में लिया। अब उसमें तड़ीपारी का लोगों का नाम है इनडायरेक्टली, अब लेखक लिखता है इनका कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन समझ जाता है कौन है। और पूरे इसके नॉवेल के सेंटर में है वो नामदेव कांबले नाम का कैरेक्टर। नामदेव कांबले एक जर्नलिस्ट है, उसको एक एक्टिविस्ट है, उसको बीच में लिखा है, उसको एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में रखा है। और ये जो एड उन्होंने किया है बीच में, काफी सारी डिटेल पढ़ने लायक है। आप जाते टाइम जाते वक्त उसको लेके जाइए, शायद वो आज के दिन कंफ्यूजन होगा कुछ,
नॉर्मली जब पब्लिकेशन होता है तो कंसेशन होता है, तो पब्लिकेशन 25% आज चलो 50% उनकी तरफ से गिफ्ट समझो, तो आपको तो इनके जन्मदिन की वो गिफ्ट हमें समझो, तो वो 50% डिस्काउंट से आप लेके जाइए। मुझे मालूम है आज ये सोशल मीडिया के समय में किताबें पढ़ना लोग पसंद नहीं करते, मोबाइल में बस लगे रहते हैं, ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती उसमें, काफी कभी कभी गुमराह होती है। लेकिन लगी है यंग जनरेशन, अब आपको 5G बहुत जल्द मिलने वाला है, इसके मेहरबानी से मिलने वाला है। अब ये मत पूछो कि BSNL पूरा बंद होने वाला है, लेकिन BSNL जाएगा तो ये 5G आएगा, देश तरक्की करेगा। ये जो नई परिभाषा है ये छलावा है, और ये छलावा को समझना, इस धोखे को समझना, इस रास्ते में, इस मुकाम में ये छोटी सी नॉवेल आपको बहुत बड़ी मददगार साबित होती। और इसलिए इसको लिखने वाले, पब्लिश करने वाले, साथ देने वाले जो भी है, जिनमें पब्लिश करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया होगा, उन तमाम लोगों का हम फिर एक बार जोरदार तालियां बजाकर शुक्रिया अदा करें। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।